मार लिए। तो पहला अगर देखा जाए तो एक हम लोग, तुम लेट से आई थी तुम लोग, पाषाण काल, हम लोग रिवाइज मार लिए पाषाण काल। दूसरा रिवाइज मार लिए सिंधु घाटी सभ्यता। और लेट से आओ, बोल रहे और लेट से आओ, मगध भी खत्म हो जाएगा। तीसरा नंबर जो है हाँ वैदिक काल, हम लोग वैदिक काल को भी रिवाइज मार लिए। तीसरा, चौथा हम लोग क्या मारे? चौथा हम लोग मारे जैन धर्म, पांचवा बौद्ध धर्म, उसके बाद हम लोग मार लिए छठा नंबर मार लिए किस चीज़ का? महाजनपद काल, महाजनपद काल। तो ये सबको हम लोग मार लिए। आगे हम लोग को सातवां मारना है मगध। मगध मार लेंगे तो ये हम लोग का पूरा। और प्राचीन इतिहास में हम लोग को कहाँ तक जाना है? अभी हम लोग को जाना है दक्षिण भारत तक। दक्षिण भारत तक जाना है। तो देखिए कितना घंटा में ख़त्म हो जाता है। चलो ना, आप तो हम लोग साथी हैं ना, एक ही नाव पे तो सवार हैं हम लोग। डूबे चाहे कुछ रहे, पीछे खाली है ना। देखिए मगध वाला में हम बताए थे आप लोग को कि एगो मगध जो राजवंश है, तो हम लोग बहुत सारे बातों को छोड़ के पढ़ेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो हाँ मगध, तो मगध में टोटल देखा जाए तो कितने राजवंश का उदय हुआ है? 7 गो राजवंश का उदय हुआ था। तो इसमें से थोड़ा सा राजवंश के हम लोग क्रम समझते हैं। इसका एक बताए थे हसीन, मशूक, शाह, यही ने बताए थे। तो इसके बाद देखा जाए हाँ से क्या बनेगा? हरेक वंश। सी से क्या बनेगा? शिशु नाग वंश। न से क्या बनेगा? नंद वंश। म से मौर्य वंश। सु से शुंग वंश। अरे वाह। और क से क्या बन जाएगा? कण्व वंश। सा से सातवाहन वंश। याद है ना? अगर इस वंश के बारे में अगर बात करते हैं, इस वंश के बारे में बात करते हैं, तो इसमें 3-4 ठो राजा बना है। 4 ठो राजा। एक बना, इस वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। इसका नाम है बिंबी। दूसरा के बाद क्या आ जाए तो कौन होगा? अजात शत्रु। इसके बाद कौन बन गया तीसरा? उदायन। तो इसका क्रम याद रखना है, उदायन। चौथा आपका क्या बन गया है? नाग दशक। नाग दशक की हत्या किसने कर दिया था? शिशुनाग ने। और कौन से वंश की स्थापना कर दिया था? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया था। तो यहाँ से 2 चीज़ों याद रखना है। ई जो वंश है, हर एक जो वंश है, इसको कहा जाता है पितृहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है। किस वंश के नाम से जाना जाता है? पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इसको राजा बन के बना था, ये इसको, जबकि ये नहीं बना था। ये इसको खुद बर अपने जीवन काल में ही राजा बना दिया था। क्लियर है? लेकिन आयुग होने के कारण शिशुनाग, इसका क्या था? सेनापति था। शिशुनाग ने इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम रखा शिशुनाग वंश। क्लियर है यहाँ तक? इसमें से एक चीज देगा, इसने राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी, हर एक वंश की राजधानी राजगृह। और बिंबिसार ने बसाया था। लेकिन राजगीर से पटना कौन ले गया? उदायन ले गया था। इसने राजगीर से कहाँ ले गया? पटना ले गया था। क्लियर है ना? अब पटना को बसाया भी था किसने? उदायन ने ही बसाया था। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं दूसरा बात कि इसमें से मौर्य वंश के संस्थापक वगैरह समझ लेते हैं। देखिए ज़्यादा ना, आपको ये वाला याद है? इसमें से सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो ये मौर्य वाला है। तो इसको ही काहे ना पढ़ लें? एक दूसरे को राजा बन के बना है जी, तो याद रखिएगा। SSGD में है, यहाँ से पिछले 10 से एग्जामों में, 10 नहीं 25 एग्जामों में मौर्य वंश से 2 ठो प्रश्न पूछा है। तो और एक सिंधु सभ्यता से। तो क्यों ना हम लोग एक एक प्रश्न को भी निपटा लें? हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाए। तो मौर्य वंश की अगर बात किया जाए तो मौर्य वंश में अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो मौर्य वंश की। मौर्य वंश का संस्थापक कौन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसकी कहानी आपको बता दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ये कैसे कैसे ये राजा बना था कि नहीं? अच्छे,
एक चीज इधर, मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश चल रहा था मगध में? नंद वंश। और नंद वंश का अंतिम राजा कौन है? नंद वंश का अंतिम राजा है घनानंद। और घनानंद को कौन मारा था? और इसकी बेटी से शादी किया था और फिर ये राजा बन गया। क्लियर है ना इसके पीछे कहानी? चलिए अब इसके पीछे की कहानी। कार्नेलिया था इसका बेटी का नाम, दूरधरा था। कार्नेलिया तो उसकी है, सेल्यूकस निकेटर बहन। हाँ अच्छा, अब पता नहीं, अब वो तो हो सकता है भाई, तो उतना अब देख लीजिएगा मोबाइल में सर्च मार के। किसी में बेटी किसी में बहन दिखाया है, तो अब इसमें देखा जाए तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया जाए तो इसकी अगर मृत्यु कहाँ हुआ था, इसकी मृत्यु कहाँ हुआ है? इसका श्रवणबेलगोला 298 में। श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, याद रहेगा ना। इसकी मृत्यु हो गया था। इसकी मृत्यु के बाद फिर कौन आया था इसमें? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोक। तो हम लोग समझते हैं अशोक के बारे में, क्योंकि बिंदुसार जब था, आपको पता है कि इसके बाद आया था बिंदुसार। अब बिंदुसार के समय में श्रीनगर यानी कश्मीर में हो गया था विद्रोह। तब कश्मीर को विद्रोह दबाने के लिए अपना बड़का बेटा, जिसका नाम था क्या? सुशर्मा। सुशर्मा को भेजा था। सुशर्मा को वो हाँ सुसीम, सॉरी सुसीम नाम था। सुसीम नाम था। और इससे विद्रोह दबा था कि नहीं दबा था? नहीं दबा था। विद्रोह नहीं ना दबा था। फिर कौन आया? अशोक। अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। आई राजा कब बन गया? 269 की 261? बताइए 269 की 261। इसमें क्या क्या है? इसमें राजा बना है। इसमें कालिंग युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ है? कालिंग युद्ध हुआ है। याद रहेगा इतना सुन? चलिए इतना सुन याद रखना है। हाँ बस इतना काफ़ी है। अशोक के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो अशोक के माता का क्या नाम है? खैर पूछेगा तो नहीं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। अशोक के माता का क्या नाम है? शुभदांगी। शुभदांगी क्या नाम है? शुभदांगी। शुभदांगी नाम है। माता पिता का क्या नाम है? बिंदुसार नाम है। बिंदुसार नाम है। और अगर इसका जो सबसे प्रचलित नाम था, सबसे ज़्यादा शिलालेखों में प्रयोग किया गया था, क्या नाम? क्या सा? देव नाम प्रियदर्शनी। देव नाम प्रियदर्शनी। प्रियदर्शी। देव नाम क्या था? प्रियदर्शी नाम था। लेकिन इसने कुछ ऐसे अभिलेख था जिसमें अशोक ने मगध का सम्राट बताया था। बताइए। भब्रू अभिलेख। और भब्रू अभिलेख है कहाँ? राजस्थान में। गुड। तो इसमें से भब्रू जो अभिलेख था, भब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था। और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। यही प्रश्न पूछा था, समझ गए कि नहीं? कि अशोक ने किस शिलालेख में अपना नाम अशोक बताया? क्योंकि जितने भी शिलालेख थे, मतलब मगध का सम्राट बताया, तो इसमें। और सारे शिलालेख में किस चीज़ का नाम था? देव नाम प्रियदर्शनी। देव नाम प्रियदर्शनी नाम था। अगर इसके कार्यकाल की बात किया जाए, मतलब इसका समय कब से कब तक रहा था, तो 273 से लेकर कब तक? 232 तक। 32 से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर अब यहाँ तक रहा था। इसके बीच में 61-62 सब आ जाएगा ना? आ जाएगा ना? क्योंकि हम लोग कहाँ चल रहे हैं? बीसी में चल रहे हैं, याद रखिएगा। ये नहीं कि वाला इधर होगा, ये वाला इधर होगा। बीसी में चल रहा है। इसमें समय घटेगा। समय इसमें मतलब जो डेट है वो घटते जाएगा और फिर 0 होगा, फिर वहाँ से शुरुआत हो जाएगा। तो इसके बीच में देखिएगा तो शिलालेख एगो पढ़ा एगो खोजा। तो पहले तो खोजेगा तब ना पढ़ेगा। तो शिलालेख को खोजा किसने? पैंथर। कब खोजा था? 1750 में। कब खोजा था? 1700। पढ़ा कौन?
ई कब पढ़ा? 1837। देखिए 17 या 51, अब 18 दूनी 1 घटाना है, 1 बढ़ाना है, याद रखिएगा। 17 या 51 होगा ना, घटा दीजिए। आपके घटाए थे तो बराबर कर लाके बढ़ाएंगे ना, तो 18 दूनी 1 बढ़ा दीजिए, याद हो जाएगा ये। हाँ, मतलब इसमें जब घटाए थे एक में बढ़ाया पड़ेगा ना, तब ना बराबर होगा। तो पढ़ा था कौन? और खोजा कौन? पैंथलर खोजा था। ठीक है, तो उनके बारे में 14 जो शिलालेख है उसमें से कुछ शिलालेखों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि टोटल शिलालेख कितना है? 14 को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। देखिए पहला वाला में किसका चर्चा है? बलि पर निंदा, पशु बलि पर निंदा। सब पे चर्चा नहीं करेंगे, पशु बलि पर निंदा है, यानी पशु बलि पे रोक। दूसरा वाला में क्या कहा गया है? हॉस्पिटल बनाना है, किसके लिए? मानव पशु दोनों के लिए। अब यहाँ से छोड़ दीजिए। अब आइए 7वां पे। 7वां क्या है? सबसे लंबा अभिलेख है। सबसे लंबा कौन सा है? 7वां है। युद्ध की चर्चा किसमें है? 13 नंबर पे है। कालिंग युद्ध की चर्चा किसमें? और जब 14 अभिलेख है, इसमें अशोक ने अपनी प्रजा को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था। इसमें अशोक ने अपनी प्रजा को धार्मिक जीवन जीने के लिए क्या किया था? प्रेरित किया था। क्लियर है ना यहाँ तक? 9 में क्या है? शिष्टाचार। और 12 में स्त्रियों की स्थिति को सुधार के लिए 12 में बात कही गई थी। तो आपको इसमें 2 चीज़ याद रखना है, पशु बलि, सबसे लंबा, कालिंग युद्ध, धार्मिक प्रेरित। बाकी सब नहीं याद रखना है। मतलब अगर SSC-GD का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वाला तो आपको याद होना ही चाहिए। पशु बलि, सबसे लंबा याद होना चाहिए, कालिंग युद्ध याद होना चाहिए, शिलालेख। अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी बताइए? हाँ, तीसरा ना जी। कहाँ हुआ था ये? पटना, यानी पाटलिपुत्र ना। चलिए, तो कालिंग में इसका युद्ध वगैरह करवा दिए हैं, शिलालेख के खोजा गया है। कुछ बिहार का शिलालेख की भी बात कर लेते हैं। भारत में अगर शिलालेख का प्रचलन करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो किसे जाता है? अशोक को जाता है। किसे जाता है? अशोक को जाता है। तो तुम हैं? हाँ, सर्वप्रथम वही तो बोले, पहली बार प्रचलन करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो अशोक को ही जाता है। चलिए, कहाँ था बताइए? कौन सा शिलालेख बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़े? तो जूनागढ़ अभिलेख है ना, तो वो अशोके के समय का है, चंद्रगुप्त के समय का है ना। मतलब यही प्रचलन किया था और ये किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेरित था। अब आते हैं, हाँ नहीं, हाँ, शिला मतलब पत्थरों पर लेखा है ना, और अभिलेख मतलब कहीं पे मतलब ऐसे लगा देना, मतलब पहले से खुदवा के उसमें लगवाना। जैसे हम लोग तरफ कहीं कहीं पर रोड बनता है, तो रोड बनता है तो उसमें एक लिखा हुआ रहता है, तो वो कौन सा है? शिलालेख जाएगा कि क्या जाएगा? 3 ठो लेख होता है। देखिए, एक होता है शिलालेख होता है, शिला मतलब होता है ये पत्थर, शिला लेख। और एक होता है, एक बार बताइए, शिलालेख और एगो स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, और एक होता है गुहा लेख। ये देखिए, स्तंभ मतलब खंभा पे लिखा हुआ रहता है, जाके गाड़ देगा। शिला माने पत्थर पे, गुहा लेख यानी गुफा में। तो ये 3 अभिलेख, और लेख मतलब लिखना, लिखा हुआ है सामान। शिला पे लिखा हुआ, पत्थर पे, ऐसे स्तंभ मतलब खंभा उम्मा पे, गुफा में। तो नहीं मिला मोरवंश? मिल गया ना मोरवंश। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद संगम युद्ध में प्रमुख 3 ठो आए थे। संगम युद्ध की अगर बात किया जाए, संगम, तो संगम में देखा जाए तो इसमें 3 गो अगर वंश प्रमुख है।
देखा जाए तो यहाँ से संगम की जो भाषा थी वो किस तरह का भाषा थी बताइए आप लोग? संस्कृत। संगम की भाषा कैसी थी? संगम। इसे तमिल भाषा भी कहा जाता है, मतलब तमिल भाषा में इन लोग बोलते थे। देखिए ये भारत बन गया, और भारत में देखा जाए तो यहाँ पे 3 राज, इसमें 3 ठो वंश का यहाँ पे था, चेर चोल और ये था चेर, ये था चोल और एक था पांड्य। ये 3 वंश था। अगर चेर की बात किया जाए तो इसकी इधर में था पांड्य, और इधर में कौन सा था? चोल। यहाँ पे कौन सा वंश है? चोल है। यहाँ पे कौन सा वंश है? चेर है। यहाँ पे कौन सा वंश है? पा, आधा, ना और ड, पांड्य। यही ना है? तो ये है यहाँ पे, ये तीनों वंश है दक्षिण भारत में, यही है ना? तो इनकी एक चीज़ याद रखना है, इनकी राजधानी और चिन्ह याद रखना बस। इनका चिन्ह कौन सा है? चीर। अगर आदमी चीर देता तो किससे चीरेगा? धनुष से। तो इसकी चिन्ह क्या सा है? धनुष है। अब पंडित जो मछली खाते हैं तो इसका क्या है? मछली है। और चोर का क्या है? बाघ है। चोर का क्या है? बाघ है। तो ये है इसका चिन्ह। अब इसकी राजधानी की बात किया जाए तो चेर की राजधानी कहाँ है? चेर की राजधानी कहाँ है? करूर। चेर की राजधानी करूर। और पांड्य की राजधानी उरैया, तंजावुर। या उरै। और इसका पांड, ये क्या हो गया? चेर की राजधानी कहाँ है? चेर की राजधानी बताइए। उल्टा का बता दी। पांड की राजधानी है तंजौर। पंडाल देखिए तो थोड़ा सा उल्टा बता। इसका मदुरई ना, मदुरै। और इसका है तंजावुर। तंजावुर या उरैर। तो ये इसकी राजधानी। चेर का चिन्ह क्या है जी? राजधानी। पांड की चिन्ह राजधानी मदुरई। चोर की राजधानी, चोर बोल दिए चोर की राजधानी कहाँ है? तंजावुर या उरैर। और इसका चिन्ह कौन सा है? बाघ। इसकी कुछ संगतियां याद रखना है। जैसे कि अगर बात किया जाए तो इसमें 3 संगतियां हुआ है, 3 सभा का आयोजन हुआ है। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला की बात किया जाए जो स्थान हुआ था, ये हुआ था मदुरई में। कहाँ हुआ था? मदुरै में हुआ था। दूसरा हुआ है आपका कपाटपुरम। कौन सा? कपाटपुरम। और तीसरा कौन हुआ है? मदुरई। यानी 2 गो मदुरई में और 1 गो कपाटपुरम में। इसकी अध्यक्षता की बात किया जाए तो कौन किया है? इसको किया है अगस्त। और इसका तोलकापियम। और इसका कौन किया है? नकियर। यही ना किया है? तो ये तीनों याद रखना है। समझ गए कि नहीं? तो ये आपका मदुरई वाला कौन? अगस्त ऋषि। कपाटपुरम वाला कौन? तोलकापियम। मदुरई वाला कौन? नकियर। क्लियर है? और ये किसके समय हुआ था? पांड्य राजाओं के समय। तो याद रखिएगा ये तीनों संगति किसके समय? पांड्य के समय। तीनों संगति किसके समय? पांड्य के समय। मदुरई वाला में कौन अध्यक्षता किए हैं? कपाटपुरम वाला में। और फिर तीसरा वाला में मदुरई नकियर। कौन किए हैं? नकियर किए हैं। क्या बोल रहे हैं? बोलिए। नहीं, यहाँ से आपको एक मिलान करने के लिए देगा। इसमें से नहीं, इसमें एक मिलान करने के लिए रहेगा। कोई ठीक नहीं, रीजनिंग में भी दे सकता है। हाँ, रीजनिंग में भी दे सकते हैं तो रीजनिंग में नहीं देगा इतना वाला, ठीक है अच्छा, इतना काहे हड़बड़ा रही है? रीजनिंग में कैसे दे देगा ये? जीएस में है तो रीजनिंग में कैसे दे देगा? जीएस रीजनिंग में ना रहता है सर। तो वो रहता है सादृश्यता वाला रहता है, राजधानी वे सब रहता है। देखिए ई वाला, देखिए आपको ये मिलाने के लिए हो सकता है या इससे संबंधित हो सकता है। तो ये प्रश्न, हम वही प्रश्न को हाईलाइट कर रहे हैं जो एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। आप समझते हैं गुप्त वंश के बारे में, इतना हो गया ना। संगम में आपको 2-3 ही बात याद रखना है, राजधानी और आयोजन। आयोजन किसके समय में? पांड्य के समय में। क्लियर है? हाँ, तीनों पांड्य के समय में हुआ है।
इसकी भाषा कैसी थी? संस्कृत। चलिए ठीक है। अब आते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश को भी रिटायर कर देते हैं। कैसे चला? देखो देखो, लाइए दिखाइए, कॉपी कहाँ है? दिखाइए जो हम लिखवाए हैं, दीजिए दीजिए ना, कि कॉपियाँ हमको दीजिएगा। नहीं कॉपी। अच्छा ठीक है, अरे आ गए, यही काफ़ी है। 7:40, 7:30 बोले थे, आधा 10 मिनट और हो गए, तुम लोग आए नहीं तो हम फिर सोचे चलो स्टार्ट किया। 7:40। अब देखा जाए, अब आते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश आ जाए। देखिए गुप्त वंश के जो संस्थापक, उनका क्या नाम है? श्रीगुप्त नाम है, श्रीगुप्त है। इसके बाद फिर दूसरा कौन सा आया था? घटोत्कच। घटोत्कच के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया? समुद्रगुप्त के कौन आया? रामगुप्त के बाद कौन आया? द्वितीय के बाद कुमारगुप्त आया। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त के बाद सबसे आखिरी वंश विष्णु भानुगुप्त। यहाँ तक या विष्णुगुप्त याद रखना है। तो ये तो इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्रम देख लेते हैं। तो इसका क्रम इसमें देखिए, सबसे पहले आया श्रीगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच, घटोत्कच। इसके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद फिर कौन आ गया? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त भाग गया। अरे तुम लोग बता दीजिए, रामगुप्त कहाँ है? नहीं, रामगुप्त को रखो, ये तो बेचारा कहानी में इंटरेस्ट लाएगा। रामगुप्त, रामगुप्त के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद फिर कौन आएगा? कुमारगुप्त आएगा। कुमारगुप्त आ जाएगा। कुमारगुप्त के बाद फिर कौन आ जाएगा? स्कंदगुप्त आ जाएगा। स्कंदगुप्त। इसके बाद और भी वंश हैं, अच्छा लिखवा देते हैं भाई। क्या नाम है? पुरुगुप्त है, पुरुगुप्त। उसके बाद है कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय, पुष्यगुप्त, कुमारगुप्त, फिर है बुधगुप्त, फिर उसके बाद कौन है? विष्णुगुप्त। कौन सा है? विष्णुगुप्त है। तो अगर हम लोग इसमें देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हम लोग बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो इसमें 3-4 एगो है। कौन कौन सा है तो हम लोग समझते हैं। ई है, कौन सा है? श्रीगुप्त। ये तो भाई गुप्त वंश के संस्थापक है, तो सबसे पहले ये समझना है, ये है संस्थापक। इसके बाद घटोत्कच की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? अच्छा वैल्यू लायक नहीं है। देखिए इसने एक उपाधि भी धारण किया था। देखिए कौन सा उपाधि धारण किया है? घटोत्कच। घटोत्कच कौन से? महाराजा का। ये दोनों महाराजा, महाराजा। और ये भी कौन सा? महाराजा। ये कौन सा? महाराजा धीराज, महाधिराजा धीराज, महाराजा धीराज। ये हो गया। इसको कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। समुद्रगुप्त के बारे में बताइए। समुद्रगुप्त का ऐसा माना जाता है कि इसका घोड़ा, समुद्रगुप्त का कैसा माना जाता है कि इसका एक घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र का, हाँ। क्योंकि देखिए इधर में था अरब सागर, इधर में बंगाल की खाड़ी और नीचे में हिंद महासागर। तो मतलब ऐसे कहने का मतलब घोड़ा ऐसे एक दिन में कैसे पानी पी लेगा? मतलब ये तीनों पर इसका कब्जा था समुद्रगुप्त का, यानी अरब सागर में भी, हिंद महासागर में भी और बंगाल की खाड़ी में भी। तो ऐसा इसका माना जाता है, समुद्रगुप्त के बारे में माना जाता है। अगर देखा जाए समुद्रगुप्त के बारे में तो इसने समुद्रगुप्त के बारे में समझ लें तो इसने अश्वमेघ भी कराया था। अश्वमेघ। और अश्वमेघ के पुरोहित कौन थे?
पुरोहित, अरे जब अथिया के पतंजलि। हाँ प्रथम वास्तविक संस्थापक था। हाँ, तो अश्वमेध इसने करवाया था। सासत में इसने सोने के सिक्के जारी किए थे। किस चीज़ का सिक्का? सोने का सिक्का। सोने का सिक्का जारित किया था। अब इसे एक उपाधि दिया गया था, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन कौन है? नेपोलियन। मथुरा से क्या बोल रहे हैं? समुद्रगुप्त के सामने लिख रहे तो समुद्रगुप्त का क्या बोल रहे हैं? अच्छा, विसेंट सिम द्वारा इसको मतलब नाम दिया गया था। मतलब कौन इसको नेपोलियन बोला? तो इसको बोला अस्मिथ। अस्मिथ ही लिखा है ना शॉर्ट में, अस्मिथ। तो आपको याद रखना, इसको कौन बोला है? अस्मिथ बोला है। किसको बोला है? समुद्रगुप्त को। क्या बोला है? नेपोलियन। कहाँ का नेपोलियन? भारत का नेपोलियन। क्लियर है? इसके समय में अश्वमेध यज्ञ हुआ था, सोने का सिक्का जारी किया था। और किस चीज़ का? हाँ, तो सोने का सिक्का, हम सोने का खाली सिक्का लिख दिए। मयूर शैली कहने का मतलब उसमें मोर बना हुआ था। मयूर मतलब मोर होता है ना, है। चलिए अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के पास। आ जाओ जी। देखो इसका में तो कुछ है नहीं इंटरेस्टेड। इसकी पत्नी अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया था रामगुप्त ने, और फिर इसको मार के फिर ये खुद राजा बन जाता है। इसी का भाई है, ये है ना भाई, ये बड़का भाईवा है, ये छोटका भाईवा है। इसकी पत्नी जब करवाया था तो पत्नी को दे दिया था गिफ्ट, मतलब अपने दोस्त को। इसको बहुत बुरा लगा, पहले जिसको दिया उसको मारा, इसको मारा। इसकी पत्नी से ये खुद शादी कर लिया क्योंकि विधवा हो गई थी, और फिर ये राजा बन गया। समुद्रगुप्त के बारे में छोटी सी कहानियाँ हैं। इसी के समय में चीनी यात्री फहियान भारत आए थे। फहियान किसके समय में आए थे? ये कहाँ का आदमी था? चीन का आदमी था। कहाँ का आदमी था ये? चीन का आदमी था। इसने रजत के सिक्के जारी किए और प्रथम गुप्त शासक है। रजत मतलब क्या होता है? तांबा। देखो एक 3 ठो मिलता है ना पुरस्कार, एगो मिलता है गोल्ड, सिल्वर और रजत। तो ये रजत, ये तांबे का सिक्का जारी किया है भाई। नहीं, हाथ एक होता है स्वर्ण पदक होता है, उसके बाद एक तो कौन सा होता है? रजत होता है कि क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर, और एक होता है कांस्य होता है ना। तो देखिए इसने तांबे के सिक्के जारी किए थे, रजत के सिक्के जारी किए, और इसने एक उपाधि लिया था। उपाधि का नाम बताइए। विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि। देखो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता रहे हैं। किसका उपाधि लिया? विक्रमादित्य का। और महारोली लौह स्तंभ है, महारोली लौह स्तंभ है जो बंगाल में गड़ा हुआ है। वो आज तक वैसा ही गड़ा है जैसे वो गाड़ के गया था, यानी आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। यही चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसा पता नहीं कौन सा लोहा का बनाया कि अभी तक जैसा है लिखल वैसा ही लिखल है। वो बंगाल में पड़ता है। महल क्या कौन सा बताया? महरौली लौह स्तंभ। ये महरौली लौह स्तंभ से ये प्रतीक होता है कि इसने एक राजा था, वहाँ से जीता था बंगाल के राजा से, और उसी के बीच में जीत के उपलक्ष्य में ये मतलब लोहे का स्तंभ गड़वाया था। महरौली लौह स्तंभ बंगाल में पड़ता है, और ये पता नहीं कब से गड़ा हुआ है समझ लीजिए, और अभी तक इसमें जंग ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं है, और लोहा का है ये, बंगाल में है। महाराष्ट्र में कब बोल दिए? देखो अरे तुम लोग डिसाइड कर लो, बंगाल बोले थे कि महाराष्ट्र बोले थे? कौन? ये लौह स्तंभ है, स्तंभ है, स्तंभ, लोहा का स्तंभ है। और लोहा का जब स्तंभ ऐसे बनवाया और इसमें अपने जीत के बारे में कुछ लिखवाया, गोदवा दिया इसमें, अब ऐसे करके गाड़ दिया। हाँ ऐसे करके क्या गाड़ दिया। अब अभी तो कोई इसने है जैसे पहले गाड़ के गया था। अब 2 साल में केवाड़ी बनाओ तो पता चला ले चर गया लोहा वाला साले भर में देखिए हो ही जाता है। कौन वाला?
हाँ जी सीढ़िया, अरे सीढ़िया तो लोहा वाला है तो नहीं करा है। अब आप समझते हैं इसके बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में समझ गए। चंद्रगुप्त द्वितीय के परिवार में कुछ अति थे, क्या नाम था, रत्न रखते थे। तो नवरत्न तुम लोग को याद है ना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में? कल इससे को प्रश्न था, हाँ तुम लोग हाँ बिल्कुल था इससे प्रश्न, तुम नहीं देखो अभी बताएंगे तब आ जाएगा। देखिए इसमें जो नवरत्न जो विद्वान रहते थे, ये आज करवाने से निकाल दिया, लेकिन नवरत्न जो इसमें रहते थे उसमें देखिएगा तो पहला एगो था धनवंतरी यानी छपनक, एगो था छपनक था, एगो था वरुचि था, और एगो था काची वेताल। इसके बाद क्या था घटखर पर वरुचि, वरुचि लिखवा दिए, बारामहीर, ऐसे करके बहुत सारे थे। और बोला जा धन्वंतरी इससे रिलेटेड नहीं था। कालिदास, शंकु और अमर सिंह। हो गया 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एगो बच गया वारामहीर। तो इसका सबका बताइए किस किस से रिलेटेड थे, जल्दी से रिलेटेड बताइए। ये किससे थे? ज्योतिष थे, ये वाला पहिलका वाला ये ज्योतिष थे। और वरुचि क्या थे? ये थे व्यंग लिखा हुआ है। व्याकरण थे, यानी ये व्याकरण में मतलब हिंदी व्याकरण के जानकार थे। हाँ तो ये व्याकरण के जानकार थे। और कालिदास के बारे में तो सबको पता है, छकनप। तो ये थे कवि थे संस्कृत के। वात्मक थे, ज्योतिष और नीति शास्त्र थे। देखिए इसके बाद आइए, और एक और व्यक्ति छूट गया, अमर सिंह छूट गया ना, इसमें लिखा हुआ है। छूट जाता तो ऐसे कैसे हो जाएगा सर? 2 काने लिख दिए होंगे वरुचि करके। अच्छा ये लिखा हुआ अमर सिंह। और बेताल क्या थे? तांत्रिक या जादू टोना वाला, जादूगर। और इसके बाद थे वराहमहीर, क्या थे? खगोल शास्त्र थे। वराहमहीर क्या थे? खगोल शास्त्री थे। इसके बाद धन्वंतरी क्या थे? चिकित्सक। तो कल तुम लोग का ये प्रश्न नहीं था कि धन्वंतरी किससे रिलेटेड है, या धन्वंतरी, देखिए प्रश्न निकाल के। हाँ तो धन्वंतरी पुरस्कार किससे रिलेटेड रहेगा? चिकित्सा से रिलेटेड रहेगा। एक धन्वंतरी करके हॉस्पिटल, क्या है लिखा हुआ बोलो, तो किस में जाएगा? अब किस किससे रिलेटेड है? चिकित्सा से रिलेटेड है, डॉक्टर से रिलेटेड है। तो डॉक्टर से में जाएगा ये, आयुर्वेदिक में जाएगा ये कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। अब धन्वंतरी करके एक हॉस्पिटल भी है, जब PMCH में जाइएगा ना तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है इस तरह का, PMCH में है। तो अब देखिए अब यहाँ से दे देगा। अब कालिदास दे दिया, कालिदास कवि थे, हम लिखवाएं संस्कृत कवि। बोले सर संस्कृत ना लिखा है, अब क्या करें, छोड़ दो फिर। दूसरा ऑप्शन यही है। घुमा के ऐसा कुछ नहीं दे रहा है, जितना अभ्यास कीजिएगा उतना फिर आपका क्लियर होते जाएगा। कुछ क्वेश्चन अनुभव पे भी लगता है। तो अभी तो मुश्किल से कितना सेट दिए होंगे, 7-8 दिए होंगे कि और कम? और कम ही दी है, 4 को देवे की है। तो 4 को में का चाहिए? अब देखा जा, हाँ हम तुम लोग को दे के घर भाग जाएंगे। अब आते हैं किसमें? कुमारगुप्त है जी। चलिए कुमारगुप्त के पास आ जाइए। ये किससे रिलेटेड है? छपनक, नीतिज्ञ, ये नीति सार हैं। अवरुचि व्याकरण, और बेताल तांत्रिक, जादू टोना।
और खटनप है, कवि है ये। इसके बाद ये वाला क्या है ना, चिकित्सक नहीं, धन्वंतरी चिकित्सक। कालिदास संस्कृत कवि। शंकु ज्योतिष शास्त्र है ना। और अमर सिंह सैन्य विभाग के ये रक्षक थे। वरुचि खगोल शास्त्री है, खगोल शास्त्री थे। खगोल व्याकरण लिखवाए हैं। खगोल वैज्ञानिक को व्याकरण कर दी होगी, वैज्ञान सब कुछ कर दिया है। हाँ, खगोल कौन वाला में? खगोल 12 मिहिर में है। तो 12 महिर में तो लिखे हैं, ठीक हम। चलिए आगे आ जाइए। अब आइए स्कंद समुद्रगुप्त में आ जाइए। ओ सॉरी, कुमारगुप्त में आइए। कुमारगुप्त की क्या क्या कहानियां हैं? कुमारगुप्त नहीं है, कुमारगुप्त आइए। कुमारगुप्त ने स्टार्ट किया है नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। तो इससे एक ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय। स्कंदगुप्त आएगा, अभी नहीं। चलिए अब आइए स्कंदगुप्त के पास आ जाते हैं। स्कंदगुप्त के समय में हूनों का आक्रमण हुआ था, याद रखना है। किस हून एक अति है, हूनों का हाँ आक्रमण, यानी ये हूनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के समय एक शिलालेख था, याद है शिलालेख के बारे में? जूनागढ़। तो जूनागढ़ शिलालेख को क्या करवाया था इसने? पुनः निर्माण करवाया था। लेकिन उसको निर्माण कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। पुनः निर्माण कौन करवाया? स्कंदगुप्त करवाया। पुनः निर्माण नहीं, वो मौर्य वाला में है, वो मौर्य वंश में है, मगध में चलेगा ना। तो अगर आपसे पूछे जाएगा कि जूनागढ़ है, स्कंदगुप्त है, अच्छा एक तो ये था, इसमें से एगो संस्कृत में अभिलेख भी लिखवाया है, याद है कि नहीं आप लोग को? संस्कृत में भी अभिलेख लिखाया है, स्कंदगुप्त अभिलेख। संस्कृत में भी इसका एक अभिलेख है। हाँ तो है, संस्कृत में लिखवाया है। एकमात्र अभिलेख जो संस्कृत में अंकित किया है उसका नाम है स्कंदगुप्त। इसमें से सबसे ज़्यादा जो पीक पे था, सबसे ज़्यादा जो विकास था, वो किसके समय में था? स्कंदगुप्त के समय में। इसके बाद धीरे धीरे डाउन चला जाता है, लास्ट में ये खत्म। विष्णुगुप्त। तो इसमें आपको याद रखना है का चीज? संस्थापक, अंतिम, स्कंदगुप्त थोड़ा सा ये वाला कुछ है, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, समंतगुप्त के बारे में, बस रह दीजिए। प्रथम बोले नहीं, टिक नहीं मारे। ध्यान दिया करो। अच्छा, श्रीगुप्त को नहीं बोल रहे थे। तो स्कंदगुप्त के बारे में इतना कुछ जानकारी था, है कि नहीं? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कालिदास की कुछ पुस्तक है, उसकी रचना देख लेते हैं। देखिए इसमें कुछ सिक्का भी चला था, तो सिक्का के बारे में समझ लेते हैं कि किस चीज़ का ये सिक्का था। देखिए क्रय विक्रय की जो इकाई थी, जो सोने का सिक्का था, 3 चीज़ सिक्का था जी, सोना चांदी, पहले वही चलता था ना। एक चला सोना, एक होगा चांदी, और एक होगा किस चीज़ का? तांबा का होगा। तो सोनवा के सिक्का का काजी कहा जाता था? दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। सोने का सिक्का का दिनार। चांदी का सिक्का का कहा जाता है रूपक। चांदी का सिक्का का रूपक। और तांबे का सिक्का का कहा जाता है मासक। मासक। इसीलिए बोले थे ना कि पीडीएफ रहेगा तो ठीक रहेगा। इसको क्या कहा जाता है? मासक। तो आपको देखिए
इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ये वाला पूछेगा, दिनार, और चांदी वाला रुपक। ये नया अपडेट किया है, मतलब अभी हाल ही में। कौन आदमी है? सत्येंद्र सर। बिन कहा सत्येंद्र जी के अभी का जरूरी पड़ गया। तो ये पूरा हो गया। अब कालिदास की कुछ रचनाएं के बारे में समझते हैं। कितना बज गया है देखिए तो घड़िया में 10। 9:30। अभी तो 1 घंटा पढ़ना है हम लोग को। तब है हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? काहे? घर जाके क्या कीजिएगा? कोई नहीं है, मेरा घर पे कोई नहीं है। घर पे तो दिन में थोड़ी ना चोरी होता है। दिन में नहीं होता, मुझे खाना वाना बनाना पड़ेगा ना। अच्छा तो ठीक है। कोई नहीं है ना, तो फिर खाना हाँ ठीक है बोल। अच्छा ज़्यादा नहीं है, बस 1 पेज 2 पेज और बच रहा है। 2 पेज बच रहा है। हाँ अगले बार में आएंगे तो आधुनिक भारत उसके। हाँ जा दीजिए। अब देखिए कालिदास की कुछ पुस्तक है। कालिदास समझो, कालिदास की कुछ पुस्तकें सुनो। इसने लिखे हैं रघुवंश। रघुवंश इसने लिखा है कुमार संभव। कुमार संभव इसने लिखा है। एक और लिखा था, प्रेम कहानी है, मालविका अग्नि मित्र। मालविका अग्नि मित्रम, मालविका अग्नि मित्रम इन्होंने लिखा है। हाँ कुमार संभव भी है। ये सारी पुस्तक का ही नाम है। उसने फिर लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। इसके बाद इन्होंने लिखा है मेघदूत। मेघदूत लिखा है। और एक लिखा है रघुवंश। रघुवंश लिखवा दिए। तो ये सारे पुस्तक को याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछेगा अभिज्ञान शकुंतलम ना, मतलब सब इम्पोर्टेंट ही है। कौन वाला? विक्रमवर्षियम। विक्रमवर्षियम हाँ बोला जाए। क्या बोल रहे हैं? सही लिखा थे। अरे तो 6 तो अब बताइए उस समय। देखिए उस समय जो पढ़ाया था वो डिटेल वाला था, तो इसमें हमको कवर करना है ना। तो इसमें इसलिए अभिज्ञान शकुंतलम याद रखना है। ये पुस्तक याद रखेगा, अभिज्ञान शकुंतलम और एक रघुवंश, ये सारे याद रखना है। इसमें है, इसमें ऐसे पूछेगा कालिदास की इनमें से कौन सी पुस्तकें नहीं हैं। ये वाला तो है ना। उसमें से चुनना रहेगा, तो पहले से पता रहेगा तब ना। काहे ला मार देंगे, तो है ये पुस्तक। जैसे दे देगा 4-5 को पुस्तक का नाम दे देगा। अब इसमें से इन सब का नाम देगा। जैसे मान के चले कि हम दे देंगे इनमें से कौन सा कालिदास की पुस्तकें नहीं हैं। इसको मिटार के हम लिख देंगे, कुछ लिख देंगे जैसे कि हो चुंग चिंग लिख देंगे। एक हो क्योंकि फो क्योंकि है। हाँ तो एक मान के चले कि यहाँ पे कोई पुस्तक का नाम बताइए। हैं? तोलकाप्पियम। हाँ तोलकाप्पियम लिख देते हैं। तोलकाप्पियम पुस्तक तोलकाप्पियर ने लिखा है। तो तोल हाँ हाँ तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है। तो दूसरा रहेगा 6। आपको 5-6 को याद है ना? 5-6 को याद है तो हो गया। सुनो सुनो, अब आएगा मिलान करने के लिए। तो मिलान वाला समझिए। तो तुमको याद है ना चारों? तो चारों याद रहेगा। एक को देगा, 3 को नहीं देगा, तो उसको खोज के मारना रहेगा। सेट मार रही है कि नहीं मार रही है? तभी तो नहीं पता चल रहा है। सेट मारो। अब ज़्यादा टाइम थोड़ी ना है, 60 दिन बच ही रहा है। हैं? काशी बोल रही अभी सेट नहीं मिलेगा। अभी 1 पेज, अभी 1.5 पेज और बच रहा है। हाँ बस ई और ई बस खत्म। अच्छा ठीक है, खाना वाना खा के आ जाना। गुप्त सुनिए, अब आता है गुप्त काल की। सुनो सुनो, गुपचुप से पेट भरेगा। देखो ये है मंदिर। अब इतना सवेरे कौन बेच रहा है भाई? इतना सवेरे मंदिर के
गुप्त काल की कुछ मंदिरें देख लेते हैं। गुप्तकालीन मंदिर, जैसे कि अगर देखा जाए गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में तो एक मिलेगा लक्ष्मण मंदिर। कहाँ मिल जाएगा? लक्ष्मण मंदिर, बताओ जल्दी। लक्ष्मण मिलेगा छत्तीसगढ़ में, लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़। फिर एगो मिलेगा देवगढ़ का दशरथ मंदिर। हाँ ललितपुर है, दशावतार। फिर तुम लोग बात करने लगे। दशावतार मंदिर कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा ललितपुर में, ललितपुर। और ललितपुर कहाँ पड़ेगा जी? ये भी कहाँ पड़ जाएगा? उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा ये। इसके बाद मिलेगा भूमरा। एक भूमरा खिलाड़ी है ना, भूमरा का मंदिर। भूमरा का मंदिर कहाँ है? एमपी में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा। है ये तो अच्छा भीतरगांव का भी है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर में, उत्तर प्रदेश। उमरा ये एमपी दिखा रहा है उसमें। हाँ तो ये उमरा होगा, उमरा। हाँ उमरा का शिव मंदिर। इसके बाद है विष्णु मंदिर कहाँ चला जाएगा? जबलपुर। और ये कहाँ पड़ेगा? एमपी में पड़ेगा। तो इसमें से ई वाला याद रखना है, भीतरगांव है। काची बोल रही है? हाँ मतलब पिगवा में। भीतरगांव का मंदिर कहाँ है? भीतरगांव का कृष्ण मंदिर न है, ये वाला याद रखिएगा। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कहाँ है? कानपुर में है। और कानपुर कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। तो इतना सुन याद रख सकते हैं, बहुत आसान है। लक्ष्मण कहाँ है? छत्तीसगढ़। दशावतार ललितपुर एमपी में। उमरा का मंदिर एमपी में। विष्णु मंदिर, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर। तो ये है कानपुर से रिलेटेड। अब आते हैं, एक है हर्षवर्धन वंश है, जो नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन मंदिर को यहाँ बोलो, हर्षवर्धन मंदिर नहीं, हर्षवर्धन को थोड़ा सा यहाँ बस थोड़ा सा टॉपिक था। हाँ तुम लोग पढ़ी होगी चाहे। देखो वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति शुंग। हर्षवर्धन वंश के संस्थापक कौन है? अगर इसके शासक की बात करेंगे तो दो चीज़, एक खाली मिलेगा तुमको हर्षवर्धन से रिलेटेड, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वर्धन वंश की देखा जाए, वर्धन वंश के अगर संस्थापक की बात करेंगे तो कौन जाएगा? पुष्यभूति शुंग। नहीं बोलो सॉरी, पुष्यभूति जाएगा। कौन सा जाएगा? पुष्यभूति जाएगा। वो है पुष्यभूति शुंग है। शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यभूति शुंग, और ये पुष्यभूति है, ये वर्धन वंश के संस्थापक है। इसमें से ये सिर्फ याद रखिएगा संस्थापक, और इसके बारे में समझते हैं हर्षवर्धन के बारे में। समझिए, सुनो इधर इधर हल्ला नहीं, हर्षवर्धन के बारे में समझते हैं। तो हर्षवर्धन के बारे में दो चीज़ समझना है। हर्षवर्धन के बारे में ये समझना है कि इसके समय में चीनी यात्री हेन सांग आया था। वेन सांग। चीनी यात्री कौन आया है? हेन फयान आके चला गया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अब हेन सांग किसके समय में आया? हर्षवर्धन के समय में। और हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? अरे वो थी फयान था। राजधानी कहाँ है इसका जी? कन्नौज है। कहाँ है? कन्नौज है। इसकी राजधानी कन्नौज है। और इसमें एक या था, एक
चीनी यात्री जो था इसने एक पुस्तक लिखा था जिसमें इसके बारे में लिखा था CU की ये पुस्तक का नाम है जिस CQ की, जिसमें किसके बारे में चर्चा मिलता है? कौन लिखा? वेनसांग किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन। कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। देखिए पुलकेशिन द्वितीय, सुनिए, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में लड़ाई हुआ है, जिसमें से कौन हार गया था? पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। हार कौन गया था? हर्षवर्धन हार गया था। इसके बारे में एहोल अभिलेख जो है उसमें चर्चा मिलता है। कौन सा अभिलेख? एहोल अभिलेख में किसकी चर्चा? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। तब पुलकेशिन द्वितीय हारा कि जीता? हारा कौन? हर्षवर्धन। किस अभिलेख में चर्चा है? एहोल अभिलेख में चर्चा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखो अब कुछ तुम लोग को जल्दी मिल जाता है PDF। कोई गया हुआ कोई जाए वाला है इंसान जी? घूमे में तुम लोग नहीं जाता है कहीं? कभी कोई तुम लोग गया हुआ घूमे में जाओ। समोसा का पैसा मेरे से काहे लगे? कहाँ देखे थे? पेपर में कुछ दिन के लिए गया ट्रेन बंद कर देगा तो हमने का मतलब हम लोग कौन सा जा रहे हैं? तुमको जाना है? कुछ होगा, पटरी वटरी चेंज का चल रहा हूँ। काजू हो गया है। तो उसे ट्रेन बंद कर देगा? हम सोचे कि कोई दारू पकड़ा है उससे ट्रेन बंद। देखिए अब आते हैं हम लोग। कोई सिगरेट विगरेट पी रहा है, अजीब जैसा लग रहा नहीं? ये अपने तो नुकसान कर रहा, हम लोग भी करवा रहा है ना? तुम लोग ये सब नहीं ना, लड़की लोग खैनी नहीं ना खाती है? लड़की लोग खैनी नहीं ना खाती है जी तुम लोग? जैसे पूछ लिए लड़का लोग में कोई नहीं खाता है। हाँ? वक्त नहीं बीरबल वाला नहीं तो चलो देखो चालुक्य वंश के बारे में समझते हैं। तो आपको पता है चालुक्य तीन गो था। एगो बादामी था, एगो बादामी का चालुक्य, वातापी का चालुक्य और एक था वेंगी का चालुक्य। बादामी, वातापी और वेंगी। बादामी कल्याणी भी था। कल्याणी उस साइड में था। देखो एगो था बादामी, एगो वातापी। अच्छा हाँ ठीक है, बादामी और वातापी एक में, वेंगी और कल्याणी। तो चालुक्य को 3 भागों में बांटा गया था, याद ही होगा आप लोग को। तो बादामी का चालुक्य को समझते हैं हम लोग। बादामी का बादामी का चालुक्य के बारे में समझेंगे तो बादामी या वातापी, बादामी या वातापी दोनों एक ही बात है, उसी का है। और इसमें देखा जाए तो अगर हम लोग, इसका संस्थापक कौन है? जय सिंह। इसका पहले देखिए, और एक था बादामी हो गया और एक था कल्याणी और एक कौन था? वेंगी। तो तीनों के संस्थापक के बारे में खाली जानेंगे। बादामी वाला कौन है? विष्णुवर्धन। जय सिंह गलत। कहाँ किसका है? अच्छा वेंगी का
विष्णु वर्धन। वर्धन। और इसका कल्याणी का कल्याणी का तैलप तृतीय, तैलप तृतीय की द्वितीय, तृतीय। और इसका बादामी का, और इसमें बतापी वाला में जयसिंह। तो ये 3 आपको संस्थापक के बारे में समझना है। वातापी वाला गेट बंद करने गया, वातापी का जयसिंह, कल्याणी का तैलप तृतीय और बेंगी का विष्णुवर्धन, है ना। विष्णु पुलकेशिन वर्धन जो है बादामी का है, वो पुलकेशिन प्रथम वास्तविक संस्थापक है। इसका कौन है वास्तविक? अगर संस्थापक की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? पुलकेशिन। नहीं नहीं, पहले नहीं किए होंगे, मतलब शुरू नींव रखे होंगे ई, लेकिन ई जब आए होंगे तो इसके बारे में सब लोग चर्चा किया होगा और सबसे ज़्यादा इनके समय में विकास हुआ होगा। समझ गए कि नहीं? जैसे आपके घर में कोई दादाजी आए तो खाली घर में पिलर मार के गुजर गए, है कि नहीं? एक और आदमी आया, वो थोड़ा सा यहाँ तक उठा के छोड़ दिया। एक और आदमी आया तो पूरा प्लस्तरा टीवी उवी सब लगा दिया। तो वास्तविक घर के संस्थापक कौन हो जाएगा? प्लस्तरवा वाला ना। समझ गए कि नहीं? लेकिन न्यू कौन रखा? तो वो हो गया संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक कौन चला जाएगा? उनका पोता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? हम मतलब मान के चलो कि यहाँ से आएगा दादा, इसके बाद मान के चलिए पिता आया, फिर मान के चलिए हम हो गए। तो ये मान के चलिए कि हमारे दादाजी पिलर मार के गुजर गए, बाबू जाए खाली वो ढलैया तक छोड़ दिए, ढलैया ना होले अभी हम आए तो प्लस्तरा वगैरह टीवी भी सब लगा दिए। तो वास्तविक संस्थापक कौन है कि नहीं? लेकिन संस्थापक कौन? क्लियर है ना? इसी प्रकार से यहाँ समझिए, ये हो गया वास्तविक, ये दादाजी, ये हम पिताजी नहीं है बीच में। तो ये हो गया 3 ठो बातें। इसमें एक आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक है शिववर्धन या शिव विष्णु के नाम से भी जाना जाता है। शिव विष्णु या शिव। इसकी राजधानी कहाँ है? कांची। राजधानी कहाँ है? पल्लवों की राजधानी कहाँ है? अच्छा, पक्कल का उल्टा क्या होता है? कच्चा। तब पल्लव कच्चा, याद रहेगा ना? पल्लव की राजधानी है? और मतलब याद करने का, कैसे याद कर ले? हाँ पक्कल का कच्चा, पल्लव का कांची, कच्चा हो जाएगा। इसके बाद इसके समय में पल्लव में कुछ शासक हुए, जैसे शिव विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंहवर्धन प्रथम और नरसिंहवर्धन द्वितीय। तो विष्णु के बारे में समझते हैं। इसने एक पुस्तक लिखा है जिसका क्या नाम है? कीर्तान्युजम। और इसके दरबार में एक भारवी करके दरबार में लेखक रहते थे, भारवी करके इसके दरबार में लेखक रहते थे। महेंद्र वर्मन के समय में एक मंदिर की शुरुआत हुआ था, एकाश मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था महेंद्र वर्मन ने। इसने भी एक संस्कृत में नाटक लिखा जिसका नाम था मत विलास या मित विलास भी कहीं लिखा हुआ है कि नहीं? मित विलास पलहाल की रचना किसने किया? महेंद्र वर्मन। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुने हैं? वो सारे अच्छा नाम सुने हैं? वाह वाह, क्या बात है अच्छा, देखे हैं कहाँ? टीवी में? अच्छा, रांची गए थे तब तो देखिए, हम ना एक तरीका बता रहे याद करने के लिए। तो महेंद्र वर्मन के जो महेंद्र सिंह धोनी है, सबके साथ अच्छा संबंध है, खिलाड़ियों के साथ, यानी मित्र जैसा संबंध है। तो इसने एक पुस्तक लिख दिया है मित विलास है। इसके बाद नरसिंह, इधर में नहीं मिलेगा, इधर आइए ना, आपने उलट दिया है, कहाँ चल गया? ये यहाँ पर, यहाँ पर। तो अब आते हैं नरसिंह जो वर्मन हैं, सुनिए ध्यान दिया जाए। नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने चालुक्य की राजधानी पर बादामी पर अधिकार कर लिया था। चालुक्य की जो राजधानी थी वातापी, किसने अधिकार कर लिया? पल्लवों ने। अब पल्लव के कौन से शासक? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, याद रहेगा। चालुक्य पे कौन आक्रमण कर दिया? प्रथम ने, ठीक है। इसने कौन सी उपाधि धारण किया था? वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था, याद रहेगा।
इसने एक मंदिर भी बनवाया। अरे छोड़िए ना, रथ मंदिर का निर्माण करवाया, राज सिद्धेश्वर मंदिर। फिर आइए नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। इसने कैलाश मंदिर का निर्माण, महाबली नरसिंह वर्मन देखिए ना, नरसिंह वर्मन द्वितीय में, नरसिंह वर्मन द्वितीय में इन्होंने कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था और इसने 10 कुमार चरित्र की रचना भी की थी। इसके दरबार में दंडी नाम के लेखक रहते थे। तो 2-3 बातें याद रखना है। दंडी किसमें? नरसिंह वर्मन। और भारवी किसमें? सिंह में, सिंह विष्णु में। सिंह भारी रहता कि हल्का? तो भारवी किस में चला जाएगा? सिंह विष्णु में चला जाएगा, याद रहेगा ना। 10 कुमार चरित्र नरसिंह वर्मन प्रथम बोले और द्वितीय में ये बोले कि इसने कैलाश मंदिर का निर्माण, कैलाशनाथ मंदिर का मिला। हाँ, द्वितीय की बात कर रहे हैं। और महाबली, हाँ द्वितीय भी है। इसके बाद आ जाता है चोल वंश के संस्थापक है विजयालय। चोल वंश के संस्थापक अंतिम राजा राजेंद्र। इनकी राजधानी कहाँ थी? तंजावुर थी। इसने बाद में इस राजधानी का नाम चेंज करके क्या कर दिया था? गंगोटचोलपुरम कर दिया था, यह राजधानी को चेंज करके। चोल वंश के अगर संस्थापक की बात किया जाए तो प्रतांग विदेश्वर कौन सा, कहाँ लिखा हुआ भाई? तभी राजेंद्र प्रथम, आने तो दो। देखिए, प्रतांग प्रथम है जो पल्लवों के पूर्ण उन्मूलन का किए हैं, मतलब फिर से उन्होंने स्थापित करने का काम किया है। और उसने उपाधि कौन सा धारण किया है? मदुराई कोंड। मदुराई कोंड की उपाधि कौन? प्रतांक ने, प्रांतांक प्रथम ने धारण किया है। चलिए अब आइए राजवन में आइए। इसने विदेश्वर और राजेश्वर मंदिर का निर्माण, विदेश्वर ये दक्षिण भारत में पड़ेगा, विदेश्वर और राजेश्वर मंदिर का निर्माण ये शायद पड़ जाएगा तमिलनाडु या केरल के आसपास। राजेंद्र प्रथम में आइए। गंगा जल लाने हेतु पाल वंश महिपाल तथा पूर्व गंगा शासक को पराजित करके गंगाई कोड की उपाधि धारण किया। कहाँ से राजा से जीता था? बंगाल के राजा से। राजा क्या नाम था उसका? महिपाल। महिपाल से इन्होंने जीता और गंगा जल लाया। एगो गंगा जल एगो तालाब खुदवाता है, तालाब रहता है उसमें गंगा जल छीट देता है और उस तालाब का क्या नाम रख देता है? तालाब का कुछ नाम रखता ना है। चोल गंगम ऐसे करके, चोलपुरम गंगम ऐसे करके कुछ तालाब बनाता है। हाँ, वो तालाब का नाम। अच्छा, वो तो मंदिर का निर्माण करवाया है और इस मंदिर के नाम से तालाब भी है जिसमें गंगा जल लाकर छीटा था, मतलब अपने जगह से लाया था। अब आते हैं, इसके बाद तो कुछ है नहीं, प्रमुख समितियां वगैरह हैं। कहाँ? विदेश्वर मंदिर बताए तो तंजौर में देख लेंगे। तो ये है आपका प्राचीन इतिहास वाला है। और एक बार कोशिश कीजिएगा, सुन लीजिए, जिसके पास ये पुस्तक है ना सबके पास, वो जिसके पास है पुस्तक का नाम है संक्षिप्त इतिहास है। ठीक है, संक्षिप्त भूलोक वाला भी दे देंगे। तो इसमें सारे टॉपिक को, कम से कम छोटा ही टॉपिक है, सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको एक बार आज जाकर आधा घंटा और लगेगा, इसको रिवाइज मार लीजिएगा। ठीक है।